हेलो व्यूअर्स, सभी को नमस्कार। आज हम अपने YouTube इंस्पायर एकेडमिक्स चैनल के माध्यम से एक एस्ट्रो टॉक सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ आज के इस सीरीज में जुड़े हुए हैं डॉक्टर राम शर्मा सर। और हम अपने चैनल के माध्यम से निरंतर एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आज इस कड़ी की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें हम जानेंगे कि मनुष्य के जीवन में एस्ट्रोलॉजी की भूमिका क्या होती है। तो चलिए आइए जानते हैं डॉक्टर राम शर्मा सर से कि हमारे इसके बारे में इसके लिए व्याख्यान करेंगे कि क्या इनकी भूमिकाएं होती हैं। वेलकम सर इन आवर चैनल इंस्पायर एकेडमिक्स सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए सर। बताइए सर इसके बारे में कुछ जानकारी हमें। थैंक यू अमित, एंड यू हैव राइटली रेज्ड ए वेरी गुड टॉपिक। और ये जो टॉपिक है मेरे तो दिल के बहुत ही करीब है। एस्ट्रोलॉजी, या हम इसे बहुत ही राइट तरीके से कहें तो मैं तो कहूँगा इसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि पाश्चात्य या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत अंतर है। ओके, सो आप देखें तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो जन्म है वो कहाँ से हुआ ये जानना बड़ा ज़रूरी है। तो हमारे जो वेदास हैं, 4 वेद हैं हमारे, और उसके बाद हमारे वेदांग हैं। तो वेदांग के एक पार्ट को हम कहते हैं ज्योतिष शास्त्र या एस्ट्रोलॉजी इंग्लिश में। जी ओके, सो हमारा जो मेन जो ये एस्ट्रोलॉजी है वो बेसिकली इसका जो उद्गम है, या कहें कि भाई जन्म कैसे हुआ, तो वो जन्म जो हुआ है वो महर्षि पराशर और उनके एक शिष्य, उनका नाम ऋषि मैत्रेय, इन दोनों के बीच में एक डायलॉग हुआ, जैसे एक गुरु और शिष्य के बीच में डायलॉग होता है। मैत्रेय वॉज ए वेरी गुड डिसाइपल, एंड इसके बारे में बड़ी डिटेल में कभी चर्चा करेंगे। आज का जो इस टॉपिक है हम इसको बहुत ही कन्फाइन रखेंगे। और आपको मैं बता दूं कि ये जो हमारा महर्षि पराशर हैं, उनके जो पिता थे, बेसिकली ये सारी शुरुआत कहाँ से होती है? ये बेसिकली शुरू होती है, भगवान नारायण हैं, नारायण से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, और ब्रह्मा से कहते हैं कि भाई उनकी मेंटल पावर से हमारे ये गुरु वशिष्ठ या महर्षि वशिष्ठ का जन्म हुआ। महर्षि वशिष्ठ जो हैं उनके पुत्र शक्ति, वैसे तो उनके 100 पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र का नाम था शक्ति, एंड शक्ति एंड अदृश्यंती के पुत्र थे महर्षि पराशर। महर्षि पराशर खुद भी कहते हैं कि भाई मैंने जो ये विद्या सीखी वो मैंने शौनक आदि ऋषि से सीखी। और उसके बाद उन्होंने खुद भी एक जगह वृत्तांत आता है, उन्होंने मैत्रेय हाथ जोड़ के उनके पास आए कि भगवान आप मुझे एस्ट्रोलॉजी सिखाएं या ज्योतिष शास्त्र सिखाएं। तो इट वाज इट इज बेसिकली अ डायलॉग बिटवीन द टू ऑफ दीज पीपल। और इसका जो बुक का जो संकलन है इसको कहते हैं बृहद पराशर होरा शास्त्र, और वहां से इसका ये शुरुआत हुई। आज भी हम बृहद पराशर होरा शास्त्र को ही एक मानक मान के एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो अमित, आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ लोग तो बहुत ही परेशान दिखते हैं इस जीवन में। जी सर, यही हमारे सभी लोगों का सवाल आ रहा था बार बार कि परेशानी आखिर क्यों आ रही है, एस्ट्रोलॉजी का हमारे जीवन में भूमिका क्या है। तो हम लोग जो हैं एस्ट्रोलॉजी को आप ऐसे समझिए कि जिस समय एक बच्चे का जन्म हुआ उस समय हमारे ग्रहों की स्थिति क्या है या क्या थी, तो उसके बेस पे हम उसका एक होरोस्कोप तैयार करते हैं। तो उसे कहते हैं हम गणित। तो गणित क्या होता है? गणित है कि भाई आज अभी बच्चे का जन्म हुआ तो उसका हम एक टाइम नोट कर लिया कि भाई ये इतने बजे इस बच्चे का जन्म हुआ, या हम उसको बच्चा ना कह करके जातक कहते हैं। जातक माने ज्योतिषी की भाषा में उसे क्या कहेंगे हम? जातक। ओके, सो जातक का जन्म जो है उसको हम सबसे पहले करते हैं कि भाई उसका जन्म कितने बजे हुआ, माने उस कितने घंटे, मिनट और सेकंड हम ये उस समय नोट कर लेते हैं। ओके
ये नोट करना है, साथ में हमें ये भी जानना होता है कि भी उसका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, बिकॉज हमारी ग्रहों की स्थिति वो कितने डिग्री पे हैं, उनका लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड क्या है, वो हमारे पृथ्वी के जगह जगह वो क्या है अलग अलग होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो किसी बच्चे का या जातक का जन्म दिल्ली में हुआ, तो दिल्ली का एक पर्टिकुलर किस डिग्री पे उसका लैटिट्यूड है, किस डिग्री पे वो लॉन्गिट्यूड है, वो इम्पोर्टेंट होता है। सो हमें लोकेशन का जानना जरूरी होता है। ओके, तो ये प्लेस ऑफ बर्थ से, तो टाइम ऑफ बर्थ हो गया हमारा, ओके, एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ओके, सो ये एक बार हमें पता लग गया, तो इसके बेस पे हम क्या करते हैं, हम जो है एक जन्मपत्री बनाते हैं। अब ये जन्मपत्री क्या है, आप तो थोड़ा सा देखें, अब मैं थोड़ा सा इसको हटके थोड़ा सा यहाँ से हटेंगे, क्योंकि हमारे दो पार्ट हैं, जो ज्योतिष के दो पार्ट हैं, एक है गणित और दूसरा है फलित। अब गणित इज ऑल अबाउट कैलकुलेशंस, कि भाई जिस समय बच्चे का जन्म हुआ उसका एसेंडेंट क्या था। अब बेसिकली आप देखेंगे पूरे ब्रह्मांड को हम किसके सापेक्ष में देखते हैं, थोड़ा सा फिजिक्स की बात कर रहे हैं, जैसे हम पृथ्वी है हमारी, तो उसको हमारे यहाँ क्या बोला गया है, ग्रह। जो संस्कृत भाषा में हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं ग्रह। तो अब देखिए जितने भी हम बोलेंगे हमारे यहाँ, जितने भी हम क्या कहेंगे सेलेस्टियल बॉडीज, या क्या कहें सौरमंडल में जो भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनमें मेन क्या है। अब हम लोग तो पृथ्वी पे पैदा हुए हैं, तो जितने भी मानव जाति है वो पृथ्वी पे ही है, तो सौरमंडल में सिर्फ अकेली पृथ्वी ही है, या अर्थ है, जो प्लैनेट जो है वही है जहां पे लिविंग बीइंग या ह्यूमन स्पीसीज देखी जाती है, पाई जाती है, राइट। आप देखोगे मरकरी में कोई भी किसी भी तरह का कोई ह्यूमन लाइफ नहीं है, वीनस पे कोई ह्यूमन लाइफ नहीं है, मार्स में कोई ह्यूमन लाइफ नहीं है। फॉर दैट रीजन सौरमंडल में सिर्फ अकेले अपनी पृथ्वी ही है जहां पे ह्यूमन लाइफ है। अब आप उसको ऐसे देखिए कि जब हम अर्थ प्लैनेट पे हैं, तो आप फ्रॉम सूर्य के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो सूर्य क्या है, इट्स इन द सेंटर, एंड जितने भी ग्रह हैं वो क्या कर रहे हैं, दे आर एनसर्कलिंग, है वो चक्कर लगा रहे हैं। ओके, तो हमारे पास अब हम, लेकिन सूर्य से हमको क्यों देखें, हम तो पृथ्वी पे हैं, तो हमें क्या चाहिए, पृथ्वी एज ए रिलेटिविटी। ओके, तो पृथ्वी को हम क्या करेंगे, हम अपना बेस मान के चलेंगे, और फिर देखेंगे कि भाई हम होराइजन में उस बच्चे को हम अर्थ के रेस्पेक्ट में ही जितनी भी कैलकुलेशन है अर्थ के रेस्पेक्ट में करें। ओके, तो अभी देखें हमारे पास कितने ग्रह हुए, हमारे पास 7 दिन है, तो 7 दिन में से सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे मान लो रविवार। ओके, तो रवि किस ग्रह के नाम पे है, रवि माने सूर्य, भास्कराचार्य है कि नहीं, तो सूर्य रवि भास्कर एक ही ग्रह के नाम है, वो है सूर्य। तो आपने देखे पूरा हमारा जो सौर मंडल है उसमें सूर्य के बिना हम किसी चीज की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। माने हमारे पेड़ पौधे जीवन इन सबको चलाने के लिए क्या चाहिए, सूर्य की जरूरत है, राइट। तो सूर्य हमारा मेन ग्रह है। अच्छा, हमारे 7 दिन है, तो 7 मेन ग्रह हैं जिनके नाम पे हमारा ये आप देखिए सोमवार, राइट, तो सोम चंद्रमा के लिए यूज किया, सोमवार क्या है, चंद्रमा के लिए। ओके, तो चंद्रमा भी हम एक ग्रह मानते हैं, बिकॉज सबसे नजदीक कोई पृथ्वी के कोई प्लैनेट हम कहें तो वो है चंद्रमा। अब यहाँ पे कुछ लोग वो कहते हैं कि भाई ये उपग्रह है या ये ग्रह है, तो हमारी ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा को भी एक ग्रह माना गया है। ओके, अब आप मोटा मोटी देखें तो चंद्रमा जो है सोमवार एक दिन हो गया, रविवार किसके लिए था, सूर्य के लिए, मंगलवार मंगल ग्रह के लिए, मंगल को हम कहते हैं मार्स, इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, मार्स। ओके, तो मार्स के लिए, उसके बाद बुधवार बुध मरकरी के लिए है, फिर आता है बृहस्पतिवार, बृहस्पति माने गुरु, ठीक है कि नहीं, सो जुपिटर, इट रिप्रेजेंट्स जुपिटर। उसके बाद हमारा क्या आता है, शुक्रवार, शुक्र जो है वीनस को रिप्रेजेंट करता है। ओके, फिर शनिवार सैटर्न,
तो मेन जो सौर मंडल के जो प्लैनेट है ये 7 प्लैनेट है। ओके, इसके अलावा 2 प्लैनेट होते हैं शैडो प्लैनेट। ओके, उसका नाम है, 2 के नाम है राहु और केतु। अच्छा, अनलाइक वेस्टर्न जो ये एस्ट्रोलॉजी है उसमें यूरेनस, नेपच्यून इन सबको भी हम कंसीडर करते हैं, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम उनको कंसीडर नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते हैं ये भी मैं आपको भी ये समझाते हैं आपको। अभी आप थोड़ा सा ये देखिए, थोड़ा सा फिजिक्स में जाएंगे कि आपने कभी ये नोट किया है कि भाई जब भी पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा माने फुल मून डे, तो समुद्र में ज्वार भाटा आता है। आपने कभी सोचा है? 5-5, 6-6 मीटर ऊंची लहरें उठती हैं, वेव्स आती हैं, वेव्स आती हैं। और वही जब जो है डार्क नाइट होती है, वो उसे हम कहते हैं अमावस्या। तो अमावस्या में समंदर क्या होता है? शांत होता है, वो लहरें उतनी नहीं होती। ठीक है कि नहीं? अब देखिए चंद्रमा का कितना महत्व हो गया कि ये पूर्णिमा को ज्वार भाटा लेके आता है और अमावस्या में शांत रहता है। देखो वही पानी है, लेकिन एक पर्टिकुलर डे पे जो है अशांत होता है, और वही पानी है जो एक पर्टिकुलर डे पे शांत। ये भी ग्रह की, चंद्रमा की वजह से होती है। अब देखो इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आ गया, बिकॉज जब भी दो सेलेस्टियल बॉडी, उन दोनों के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है ड्यू टू ग्रेविटी। अब आप देखिए फुल मून पे चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, समझे? और जब सबसे नजदीक होगा तो क्या होगा? सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और इस फोर्स की वजह से वो जो है ज्वार भाटा आता है, टाइड्स। ज्वार भाटा को इंग्लिश में टाइड्स कहते हैं। हाई टाइड्स आती है, और आप देख भी सकते हो समुद्र में फुल मून डे पे देखिए आप 5-5, 6-6 मीटर ऊंची, और उसको हम टाइडल वेव्स को हम कई बार हार्नेस भी करते हैं मशीनों के थ्रू, ऊर्जा बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। अब इसको थोड़ा सा इस पर्सपेक्टिव से सोचिए, ह्यूमन बॉडी क्या है? ह्यूमन बॉडी क्या है? आप देखोगे तो 70% पानी है आपकी ह्यूमन बॉडी। आपने तो सुना होगा, पढ़ा भी होगा, 70%। इसके अलावा क्या है? आपने देखा होगा आपके पास ब्लड है, तो ब्लड में क्या है? रेड पार्टिकल्स। रेड पार्टिकल्स क्या है? हेमोग्लोबिन बोले तो क्या है? फेरस मान लोहा, आयरन है कि नहीं? या हमारी बॉडी में कुछ जिंक होगा या कैल्शियम होगा। तो हमारी बॉडी ध्यान से देखें तो हमारी बॉडी क्या है? कंप्लीट पानी का 70% पानी है, माने हमारा पूरा ब्रह्मांड है। हमारी बॉडी अपने आप में ही एक ब्रह्मांड है। जब देखिए हमारी पृथ्वी पे सारे खनिज पदार्थ मिलते हैं ना, वो सारे खनिज पदार्थ हमारी बॉडी में, जिंक है, मैग्नीशियम है। आपका मैग्नीशियम का प्रॉब्लम है तो आपको किडनी फेलियर हो जाएगा। इसी बहुत सारी चीजें हैं जो भी हम ये हमारी हेल्थ को मेंटेन करते हैं। तो अभी इसको एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें तो आप देखिए जिस तरह से ज्वार भाटा समुद्र में आ सकता है, तो हम ये ज्वार भाटा हमारे बॉडी में नहीं आ सकता जब हम 70% पानी कैरी कर रहे हैं, लिक्विड कैरी कर रहे हैं, फ्लूइड कैरी कर रहे हैं। तो ये टाइड्स तो हमारे भी तो आ सकती हैं। तो डिपेंडिंग ऑन, अब देखिए जिस समय जातक का जन्म हुआ उस समय उसकी जन्म कुंडली बन गई और उसमें वो लॉक हो गई, तो उसे कहते हैं नेटल होरोस्कोप। तो नेटल होरोस्कोप जो है क्या है? हमारे पिछले जन्मों का लेखा जोखा है। अब देखिए एक चीज होती है एस्ट्रोलॉजी में, खासतौर से हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम पूर्व जन्म में विश्वास करते हैं। हम हमारा जैसे आपका बैंक अकाउंट है, ओके, बैंक अकाउंट में क्या होता है? आपके पास पैसे होंगे तभी ना निकाल पाओगे। अब मान लो जीरो बैलेंस है तो कुछ निकाल पाओगे क्या? कुछ नहीं निकाल पाओगे आप। तो अभी आप ध्यान से देखें इस बात को, तो वो हमारा जो जिस समय हमारा जन्म हुआ तो पूर्व जन्मों के आधार पे जो भी हमारा लेखा जोखा था, या पास्ट अच्छे कर्म थे या कुछ भी हमने बुरे कर्म किए, तो उनका डेबिट एंड क्रेडिट का लेखा जोखा है हमारा होरोस्कोप। ओके, तो जो पूर्व जन्म में हमने जो कर्म किए हैं उसके आधार पे हमने जो अपने बैंक अकाउंट में जमा किया है, बिल्कुल, तो वो आपका बैंक अकाउंट है। तो उस बैंक अकाउंट में आपका पॉजिटिव बैलेंस है तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं।
इस जन्म में आपको अच्छे, तभी ना देखा आपने कुछ लोग जो हैं बहुत ही कई बार तो क्या होता है, कुछ लोग बिना कुछ किए धरे जो है मतलब सब कुछ आता रहता है, भगवान छप्पर फाड़ के देते हैं, है ना। बिल्कुल सर। तो एट द सेम टाइम कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनको वो उतने रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो ये जो हमारा लेखा जोखा है ये उसके बेस पर, तो उसे कहते हैं हम वो डेस्टिनी, माने वो जो होरोस्कोप लॉक हो गया, दैट इज अवर डेस्टिनी। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि हम चाहते हुए भी कुछ चीजें नहीं बदल पाए अपने जीवन की। तो कई बार हमें ये इस बात का एहसास होना, और हमारे बड़े बूढ़े क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं यार होनी बलवान थी। वो क्यों कहते हैं ऐसा, होनी बलवान थी? बिकॉज दे कुड नॉट हैव चेंज्ड इट, और दे कुड नॉट हैव ऑल्टर्ड दैट सिचुएशन। ऐसा हो गया क्यों हो गया? बिकॉज डेस्टिनी थी पहले से वो था हमारा, लेखा जोखा है भाई। और वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो ग्रहों की स्थिति के हिसाब से, क्या हमारा गोचर है, क्या ट्रांजिट है, क्या दशा पैटर्न है, इन सब के बेस पे वो पैकेट्स जो हैं वो डिलीवर होते रहते हैं। समय आने पे ही वो डिलीवरी होती है। माने अच्छे कर्म है तो भी अच्छा डिलीवरी होएगा, और बुरे कर्म है तो जरूर होएगा, वो भी डिलीवर जरूर होएगा। ठीक है सर, हम इस पे फिर अच्छे कर्म और कर्म कैसे हैं बुरे, उस पर भी चर्चा करेंगे अगले अध्याय में। आज के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे व्यूअर्स को लगातार अब ये जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। आप चैनल के माध्यम से जुड़े रहें, आप तक हमेशा जो है अच्छी जानकारी जो भी होगी आप तक पहुंचती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।